हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोगों को देखना है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर हम लोग किसी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर रख दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण क्या क्या सर्कमस्टेंस अराइज होता है, इन सब को हम लोगों को समझना है बेसिकली। ठीक है, तो आज का टॉपिक डाल लीजिए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि सबसे पहला इल्यूस्ट्रेशन हम बता रहे हैं आप लोगों को, कुछ ऐसा दिया हुआ है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो कैसे रहा होगा। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस वे में शो कर सकते हैं, हम लोग पैरेलल लाइंस के वे में शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, मान लेते इस तरीके से कोई डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, डाइपोल का मतलब माइनस क्यू चार्ज है यहाँ क्यू चार्ज है और ये सेपरेटेड है कुछ लेंथ से। ठीक है, ये कितने से सेपरेटेड है, एल से सेपरेटेड है। ये कितने से सेपरेटेड है, मान लेते हैं एल से सेपरेटेड है यहाँ से थीटा एंगल पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है मेरा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एफ नेट इज इक्वल्स टू 0 ऑन डाइपोल ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दूसरा है ये है सवाल मेरा, टाउ नेट इज इक्वल्स टू 0 ऑन डाइपोल ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका ट्रू फॉल्स, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपका फॉल्स ट्रू और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका फॉल्स फॉल्स। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोगों को समझना है कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए तो वो कैसा बिहेव करेगा, कैसा नहीं बिहेव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला इल्यूस्ट्रेशन हमारा क्या है, एक डाइपोल दिया हुआ है, उसको हम लोग कहाँ रखे हुए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए। तो हमें ये पूछ रहे बताना है उसमें नेट फोर्स क्या होगा या टॉर्क वगैरह क्या होगा, इसको समझना है। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे पूरे जितना भी अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हुए, यहाँ पे एक न्यू टर्म आ रहा होगा टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क को हम समझाएंगे, 11th का कुछ आप लोगों को रिवीजन करवाएंगे रोटेशन का। ठीक है, फर्दर फिर हम लोग ये देखेंगे टॉर्क के कारण क्या इफेक्ट आता है डाइपोल में। ठीक है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, सबसे पहला सवाल क्या दिया, एफ नेट ऑन डाइपोल ऑलवेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब नेट फोर्स जो होता है डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या वो 0 होता है, इसे हम लोगों को समझना है। ठीक है, तो अगर हम लोग ढंग से सोचें, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है इधर की ओर। ठीक है, तो इस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लग रहा होगा, कितना क्यू ई फोर्स लग रहा होगा। सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स कितना लग गया, इधर क्यू ई फोर्स लग गया। तो हम लोगों को ये देखने को मिला जो डाइपोल है एक्चुअली, ठीक है, एल लेंथ का जो डाइपोल दिया हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ जो रखा हुआ है। ठीक है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, दोनों फोर्स हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में लगते हुए नहीं रहा है। क्यू ई फोर्स इधर लगा प्लस क्यू पे, माइनस क्यू पे फोर्स क्यू ई उधर लग रहा है कुछ। ठीक है, 180 डिग्री अपोजिट लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ये पता चला कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या आया, 0 आया। इस वाले केस के लिए कुछ और क्राइटेरियाज को देख लेते हैं कि हाँ वहाँ पे 0 आने वाला है। हम बोले अगर डाइपोल को जो है ना इस तरीके से कुछ प्लेस करते, ध्यान दीजिएगा, अगर हम डाइपोल को इस तरीके से अगर रख दे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो इधर प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसे था ना, इस वाले चीज़ को हम लोग ऐसे रख दे रहे हैं, प्लस क्यू नीचे माइनस क्यू ऊपर। तब जरा सोचिए तो माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड सेम है और जो नेचर है आपका अपोजिट है, नेचर है आपका जो वो क्या आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है और फोर्स का जो नेचर है वो अपोजिट है। नेचर अपोजिट है इन द सेंस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है ये चीज़, मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया वाला बात है। यहाँ भी 0 आया देखने को हम लोग को मिला। ठीक है, अगर हम लोग डाइपोल को सीधा रख दे तो डाइपोल जो रहा होगा अगर उसको ऐसे प्लेस कर दे तो ध्यान दीजिए यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ प्लस क्यू है। जो डाइपोल ऐसे था ऐसे रखते रहे हम लोग। ठीक है, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्लस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा, माइनस क्यू पे फोर्स इधर लगेगा। अभी भी एफ नेट क्या है,
जीरो है क्यू ई फोर्स लगा, ठीक है। अभी भी एफ नेट दिख रहा है हम लोगों को जीरो, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हम लोगों को समझ में आया कि डाइपोल को किसी तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स हमेशा और हमेशा कैसा आता है, आपका जीरो आता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीरो आया था, जीरो आया था, जीरो आया था। किसी भी केस में आप लोग डाइपोल को रखिए, किसी भी तरीके से अरेंज करके रखिए, जो फोर्स लगने वाला है वो हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज है, ठीक है, और अपोजिट नेचर का चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो ऑब्वियस सा बात है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो पहला वाला जो आ रहा है स्टेटमेंट वो तो हमारा ट्रू आ रहा है, पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। दूसरा पे गौर करें, टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू का अगर हम लोग गौर करें तो टॉर्क क्या दिया हुआ है आपका, ये जीरो होगा या नहीं होगा इसको देखना है, ठीक है। जैसा कि दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, टाउ का वैल्यू जीरो है हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर हम लोग ढंग से सोचें तो टाउ होता क्या था, आर क्रॉस एफ होता था। टाउ हम लोगों को पता है, टाउ अगर फाइंड करना तो टाउ कैसे फाइंड करते थे, आर क्रॉस एफ। और टाउ एक ऐसा क्वांटिटी होता था जो कि रोटेटरी इफेक्ट को प्रोड्यूस करता था। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे कंफर्म है कि टॉर्क एक्ट कर रहा होगा। ये हम लोग क्लास 11th में देखे हुए थे। फर्दर हम इस चीज़ को आगे अभी रिवाइज करवाएंगे रोटेशन को आप लोगों को जरा सा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जरा सा वो चीज़ रिकॉल हो जाए तो आगे और मदद हो, सहूलियत हो आप लोगों को ये सॉल्व करने में। क्लियर है ये चीज़? तो अगर हम लोग ढंग से सोचे तो देखिए तो ये वाला चीज़ रोटेट करेगा क्या, हाँ बिल्कुल रोटेट करेगा। ऐसे फोर्स लगा रोटेट कर जाएगा। जैसे हम बोले ये हमारा एक पेन है, ठीक है, इस पेन पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी का फोर्स लगा रहा है, ऐसे देखिए रोटेट कर गया, रोटेट कर जा रहा है ऐसे, और इधर फोर्स लगा रहा है, ध्यान दीजिए, करा रोटेट, बिल्कुल रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बॉडी रोटेट कर रहा होगा। अब रोटेट करा तो टाउ का इफेक्ट आएगा, टॉर्क के कारण ही रोटेट कर रहा होगा। फर्दर टॉर्क कैसे निकालते हैं नहीं निकालते हम ये थोड़ी देर में आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि हाँ भाई जो बॉडी है वो रोटेट कर रहा है, मतलब इस वाले केस में तो रोटेट करा, इस वाले में रोटेट करा, मतलब टॉर्क जीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है। इस वाले केस में देखिए तो हाँ इस वाले केस में तो रोटेट नहीं कर रहा है, फोर्स इसमें ऐसे ऐसे लगा ना, तो रोटेट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। मतलब इस वाले केस में टॉर्क जीरो आया, मतलब हम लोग को देखने को मिला इस वाले केस में रोटेट करेगा, हाँ भाई फोर्स ऐसे लगा तो रोटेट एकदम कर जाएगा, ठीक है। फोर्स ऐसे लग रहा है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है तो एकदम रोटेट कर गया। देखिए तो हम लोग को ये देखने को मिला ना, किसी केस में रोटेट कर रहा है तो किसी केस में रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलवेज, अगर आप लोग ध्यान से सोचे तो यहाँ दिया हुआ है ऑलवेज, ठीक है। तो क्या ऑलवेज टॉर्क जीरो हम लोगों को देखने को मिला, नहीं, ये तो सही बात नहीं है। हाँ लेकिन फोर्स जो है वो ऑलवेज हम लोगों को जीरो दिखा, ठीक है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। हम लोग बोल क्या सकते हैं, पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, फॉल्स है, ऑप्शन बी, ठीक है। इसका मोटो मेरा बताने का बस यही था, ये इल्यूस्ट्रेशन के टॉर्क को जरा हम आप लोगों को समझा पाए और टॉर्क का रिलेशन यहाँ क्या होगा ये फील करवा पाए, ठीक है। जैसे बता रहे हैं सुनिए, पूरा क्वांटिटी आप लोगों को पूरा चीज़ फील हो जाएगा, ठीक है। और रोटेशन भी हम जरा सा पहले रिवाइज करवाएंगे तो जाके ये वाला चीज़ आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग को देखने को मिला, अगर किसी भी डाइपोल को हम लोग को, आपको याद कैसे रखना है, अगर किसी डाइपोल को हम लोग कहाँ रख दे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, हमेशा और हमेशा जीरो आएगा। लेकिन टॉर्क जीरो है ये जरूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज़, टॉर्क जीरो है ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बढ़िया बात है, अच्छा बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो हम इस चीज़ को हटाते हैं, आप लोग नोट्स करते चले, ठीक है। तो अगला इलिस्ट्रेशन फिर हम समझाएंगे। देखिए अगर आप लोगों को याद होगा ये चीज़, ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ याद होगा तो हम एक इलिस्ट्रेशन बताया करते हैं 11th में, ठीक है। और वहाँ 11th में जब इलिस्ट्रेशन बताते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि उस इलिस्ट्रेशन का यूज़ आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जब हम बॉडी इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं तब, ठीक है। जब बॉडी इक्विलिब्रियम पढ़ाते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा एक चीज़, दो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। एफ नेट ऑन अ बॉडी इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज टाउ नेट इज इक्वल्स टू जीरो ऑलवेज, ठीक है, पहला। दूसरा, टाउ नेट ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो इम्प्लाइज एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो हमेशा, ठीक है। वही चीज़ है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या दोनों ट्रू है क्या दोनों फॉल्स है, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है। अगर हम लोग इस चीज़ को ध्यान से फील करें, ठीक है, हम क्या बोले, जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है आपका जीरो है तो टाउ का वैल्यू क्या जीरो आएगा, हम लोगों को पता है। और पहले हम बता दे रहे जो टाउ हम लोग फाइंड करते हैं, टाउ कैसे फाइंड करते हैं, आर क्रॉस एफ करके फाइंड करते हैं। टाउ फाइंड करने का तरीका क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है आपका,
डिस्टेंस होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, जहाँ फोर्स लग रहा है कहाँ से, एक्सेस ऑफ रोटेशन से। क्लियर है ये? उसी तरीके से टाउ फाइंड करा जाता है सिंपल वे में, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से दोनों स्टेटमेंट को समझें तो ऐसा कुछ अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे, मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ऐसा एक रॉड है या बॉडी दिया हुआ है, रिजिड बॉडी है। हम बोले इस रिजिड बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है F। F नेट का वैल्यू यहाँ क्या है, ध्यान से आप लोग देखिए, इधर भी F लगा, इधर भी F लगा। F नेट क्या है हमारा, F नेट तो 0 है। लेकिन टाउ का बात करें तो टाउ 0 है क्या, जरा सोचिए, इस तरीके से फोर्स लगाएंगे रोटेट कर देगा, यही वाला केस आ गया। इससे रिलेट करवाना था इसलिए हम ये पहले बताते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो ये गौर कीजिए तो रोटेट कर जाएगा, ठीक है। अगर ये रोटेट कर जा रहा होगा तो टाउ का वैल्यू तो 0 नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। मतलब एफ नेट 0 हो तो टाउ 0 हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, फॉल्स, ठीक है। दूसरे वाले पे गौर करें, टाउ नेट 0 इक्वल्स टू एफ नेट 0। ध्यान दीजिए इधर हम बोले इस वाले बॉडी पे इधर फोर्स लगा 2F का, इधर फोर्स लगा F का। एफ नेट 0 है क्या, एफ नेट जो 0 नहीं दिखा, लेकिन टाउ 0 है क्या, हाँ टाउ 0। तो टाउ 0 है तो एफ नेट 0 हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे टाउ 0 है ना, ऐसे से फोर्स लग रहा है, रोटेट थोड़ी ना करेगा। तो टाउ नेट 0 हो तो एफ नेट 0 हो ये जरूरी नहीं है। मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट में क्या दिखा हम लोगों को, फॉल्स दिखा। क्लियर है ये चीज़, आया आप लोगों को समझ में, ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छा बात है, समझ में हम लोगों को आ रहा है ये चीज़, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से अगर इस चीज़ को सोचे तो दो स्टेटमेंट हम पहले दिए आप लोगों को, ठीक है, कि अगर एफ नेट का वैल्यू 0 हो तो टाउ नेट का वैल्यू 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर एफ नेट का वैल्यू 0 हो तो टाउ नेट का वैल्यू 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और अगर आपका टाउ नेट का वैल्यू 0 है तो एफ नेट का वैल्यू भी 0 हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आया बात समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन वहाँ पे हम एक और चीज़ बताते हैं कि अगर एफ नेट 0 है तो टाउ नेट का वैल्यू दुनिया के किसी भी पॉइंट के लिए हम लोग निकाले तो वो हमेशा और हमेशा कैसे आएगा, आपका सेम आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर है ये चीज़। हम लोग एफ नेट का वैल्यू दुनिया के किसी भी क्वांटिटी के लिए निकाले, टाउ नेट का वैल्यू किसी भी क्वांटिटी के लिए निकाले, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कैसे कांस्टेंट आएगा, इस चीज़ को हम फील करवाते हैं जरा सा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको हटाते हैं। अगर ढंग से इस चीज़ को आप लोग सोचे तो समझ में ही आएगा ना। टाउ हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, टाउ लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ये डिस्टेंस मान लीजिए आप लोग दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 2L दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 2L दिया हुआ है, ठीक है, 2L दिया हुआ है। हम बोले सब पॉइंट के अबाउट टाउ को लिखिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के अबाउट टाउ को लिखिए। टाउ क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, हम लोगों को पता है। टाउ का वैल्यू कैसे निकालता है, आर क्रॉस एफ, ठीक है। टाउ होता क्या है, एक क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि रोटेटरी इफेक्ट को शो करवाता है और किसी पार्टिकल को रोटेशन में हेल्प करता है। टाउ सिंपल सा भी आप लोग ये समझ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। आगे गौर कीजिए, अगर ध्यान से हम लोग सोचे, हम बोले पॉइंट ए के अबाउट टाउ लिखो, ठीक है। अगर हम पॉइंट ए को फिक्स कर दिए, इस वाले चीज़ को रोटेट करवा रहे, ठीक है, तो कंफर्म में रोटेट करवा रहे तो टाउ एक्ट कर रहा होगा। अगर यहाँ टाउ एक्ट कर रहा होगा तो हम पूछे पॉइंट ए के अबाउट, अब लोग टाउ को लिखे, ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट टाउ को लिखे। ये पॉइंट ए जो है ना, इसके अबाउट टाउ को लिखे, मतलब ये पॉइंट फिक्स है और ये ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है ये चीज़, पॉइंट ए को हिंज कर दे रहे, ठीक है। तो फॉर पॉइंट ए, फॉर ए के लिए अगर टाउ को लिखे तो ये वाला चीज़ फिक्स है और ये कहाँ से पास कर जा रहा है, इसी वाले पॉइंट से पास कर जा रहा है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण टाउ का वैल्यू 0, ठीक है। तो किसके कारण आएगा, सिर्फ इसके कारण आएगा। और टाउ कितना आएगा भाई, आर क्रॉस एफ आता है ना, आर क्रॉस एफ। आर कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ये वाला पॉइंट फिक्स है। तो आर क्रॉस एफ किधर गया, अंदर की ओर जा रहा है। आर क्रॉस एफ कितना दिख रहा है भाई, 2L इंटू क्या दिखा हमारा, एफ दिखा, किधर की ओर, अंदर की ओर, तो 2L इंटू एफ। उसी तरीके से हम बोले 4 पॉइंट बी के लिए फाइंड कीजिए, 4 पॉइंट सी के लिए फाइंड कीजिए। चलिए सी के लिए पहले फाइंड कीजिए। तो अगर सी के लिए फाइंड करें, सी को हिंज कर दिए हम लोग, तो ये वाला आपका फ्री टू रोटेट है। क्लियर है चीज़, ये वाला आपका फ्री टू रोटेट है और जो टाउ एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ इसके कारण एक्ट करेगा, ठीक है। पॉइंट सी आपका फिक्स है, मतलब अब ये बॉडी इसको फिक्स किए तो ऐसे रोटेट कर जाएगा कुछ। क्लियर है चीज़। तो अगर हम लोग सी के अबाउट टॉर्क को देखें तो इस फोर्स के कारण टॉर्क 0, इसके कारण कितना आएगा आपका, आर क्रॉस एफ, ऊपर आ जाएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ पे, तो आर क्रॉस एफ किधर गया, अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। और टाउ का वैल्यू कितना आएगा, आर कितना दिया हुआ है, 12 इंटू एफ, किधर है, अंदर, ठीक है। चलो भाई ए के लिए निकालिए, सी के निकालिए 4 पॉइंट डी। पॉइंट डी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो 4 पॉइंट डी। अगर डी के लिए हम लोग सोचे तो कितना आ जाएगा आपका, आर क्रॉस एफ आएगा, डी कहाँ है, बी, सॉरी
बी के लिए देखते हैं, ठीक है। तो बी के लिए कितना आ जाएगा भाई, बी के लिए अगर सोचे तो ये मिड पॉइंट होगा तो ये एल और ये कितने में बटेगा, एल में बटेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स के कारण टॉर्क आएगा क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन अब यहाँ पे है, ध्यान दिया आप लोग, ठीक है। तो अगर इसके अबाउट निकाले तो इधर आर हो गया और इधर एफ हो गया, किधर आया, अंदर, ठीक है, आर एफ अंदर आया, ठीक है। एफ इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एल लिख सकते हैं, जो कि किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो टाउ को अगर लिखे तो टाउ क्या आएगा, एफ इंटू एल आएगा, किधर की ओर, अंदर की ओर, प्लस इसके कारण देख लेते हैं भाई किधर आ रहा है, इसके कारण हमारा आ रहा है, अगर ध्यान से हम लोग सोचे तो आर इधर की और आर एफ इधर की ओर, किधर आया, अंदर आया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एल लिख सकते हैं, किधर की ओर, अंदर की ओर। तो जो टाउ आएगा, टाउ हम लोग को दिखा 2FL, यही ना दिख रहा है 2FL, इसको भी अगर ढंग से देखे तो 2FL आ रहा है, इसको भी ढंग से देखे तो 2FL आ रहा है, किधर आ रहा है, अंदर, किधर आ रहा है, अंदर, इसको भी देखे तो अंदर अंदर, नेट अंदर आया, क्लियर है चीज़। तो हम लोग को देखने को ये मिला, इस पॉइंट के अबाउट निकाले तो 2FL आया अंदर की ओर, इस पॉइंट के अबाउट निकाले 2FL आया अंदर की ओर, इस पॉइंट के अबाउट निकाले तो 2 भी 2FL आ रहा है अंदर की ओर, क्लियर है ये चीज़। तो इनफैक्ट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम लोग लें तो उसके अबाउट जो टॉर्क आने वाला है वो सेम आने वाला है, सिर्फ इस लाइन के अबाउट नहीं, दुनिया में किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए इतना ही आएगा टॉर्क, क्लियर है ये चीज़। यहाँ 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 किसी पॉइंट के अबाउट निकालिए आप, टॉर्क का वैल्यू 2FL ही आएगा इस रॉड के लिए, क्लियर है ये चीज़। उस रॉड के लिए दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग अगर टॉर्क को कैलकुलेट करना चाहे तो टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 2FL आएगा हमेशा और हमेशा, क्लियर है ये चीज़। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ये हम आप लोगों को इलस्ट्रेशन बताते हैं क्लास 11th में भी, ठीक है, जब रोटेशन पढ़ाते हैं तो, और उस टाइम ये भी रिकॉल करवाते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं। सेम कंसेप्ट यूज होगा आप लोगों का क्लास 12th में, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, ठीक है, हम ये रिकॉल करवाए हुए थे। चलिए बढ़िया बात है, अच्छा बात है, हम लोग को समझ में ये चीज़ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम लोग यहाँ ध्यान से सोचिए तो हम लोग को क्या याद समझ में आया यहाँ पे कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 तो टॉर्क 0 ये जरूरी नहीं है, ठीक है। रटना कैसे, हम लोग को याद कैसे रखना है, अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क को फाइंड करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, क्लियर है ये चीज़। अगर नेट फोर्स 0 है तो दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क को फाइंड करें तो हमेशा और हमेशा कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा, सेम आएगा, क्लियर है ये चीज़। इस चीज़ को फिर से एक बार हम समझाते हैं, रटिए इस तरीके से कि अगर हम लोग दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को फाइंड कर रहे हैं, अगर नेट फोर्स 0 है तो क्या आएगा, टॉर्क कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, क्लियर है ये चीज़। चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन ऐसा कुछ समझे थे, स्टार्टिंग से हम एक बार फिर से रिकॉल करवाते हैं, ठीक है, कि अगर एफ नेट 0 हो तो टॉर्क 0 हो ये जरूरी नहीं है, अगर टॉर्क 0 है तो एफ नेट 0 हो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एफ नेट 0 हो तो टॉर्क दुनिया के किसी पॉइंट के अबाउट निकालेंगे तो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट आएगा। आया बात समझ में, फिक्स आएगा, जो कि हम लोग अभी इलस्ट्रेशन में देखे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। दूसरा बात, ठीक है, अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है, आया बात समझ में, अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट का मतलब वो कहीं से भी रोटेट कर सके अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा हो, क्लियर है ये चीज़। मान लीजिए ये बॉडी फ्री टू रोटेट, तो ऐसे रोटेट कर सकता है, 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 कैसे भी रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग को दूसरा पॉइंट ये याद रखना, अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो कहाँ से रोटेट करेगा, वो अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाहेगा, ठीक है। ये भी इलस्ट्रेशन हम समझाए हुए थे आप लोगों को, कहाँ पे, क्लास 11th में समझाए हुए थे पूरा डीपली में। अभी अब बस थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं, आप लोग समझिए, ग्रैप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है, ठीक है। याद ये रखना है हम लोग को, अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो कहाँ से रोटेट करेगा, ऑब्वियस बात अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा भाई, और कहीं से थोड़ी रोटेट करेगा। हम बोले ये बॉडी फ्री टू रोटेट है, ठीक है, मतलब इस पर फोर्स अप्लाई की है, फ्री टू रोटेट, तो ऑब्वियस बात अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा होगा, क्लियर है चीज। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी ना ये बॉडी यहाँ से रोटेट करेगा, फ्री टू रोटेट है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ऑब्वियस बात ये अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा, क्लियर है चीज। तो अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है, कहाँ से रोटेट कर रहा होगा, अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाह रहा होगा, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा है, बढ़िया वाला बात है, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास, जैसे इस बॉडी का बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ मास से तो बहुत सारा एक्सेस पास कर सकता है ना, ऐसे पास कर सकता है, 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेस पास कर सकता है सेंटर ऑफ मास से, इसके सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सेस पास कर सकता है,
है तो क्वेश्चन अराइज होता है किस एक्सेस के अबाउट वो रोटेट करेगा। अगर ऐसे रहा एक्सेस तो ये रोटेट ऐसे करेगा, क्लियर है जी। अगर एक्सेस ऐसे रहा तो ये रोटेट ऐसे करेगा, क्लियर जी। एक्सेस ऐसे रहा तो रोटेट ऐसे करेगा, एक्सेस ऐसे रहा तो रोटेट ऐसे करेगा। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है कि वो बॉडी कैसे रोटेट कर रहा होगा। क्वेश्चन अराइज होता है कैसे रोटेट कर रहा होगा, भाई बढ़िया बात है, हम लोग को ये तो पता ही नहीं है। तो याद आप लोगों को ये रखना है कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट हो तो वो कहाँ से रोटेट करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाहेगा जिसका एक्सेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा, क्लियर है, जिसका एक्सेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा। जैसे इस वाले केस में टॉर्क किधर आ रहा था, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला तो टॉर्क तो भाई हमेशा अंदर आ रहा था, ठीक है। तो अगर ये फ्री टू रोटेट है तो पहला चीज रोटेट कहाँ से करेगा, अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा अगर ये फ्री टू रोटेट है, ठीक है। अब इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पास करेगा, अंदर की ओर। जैसे कि देखें हम लोग टॉर्क कहाँ आ रहा था, टाउ का वैल्यू कहाँ आ रहा था, अंदर आ रहा था। तो AOR एक्सेस ऑफ रोटेशन का भी डायरेक्शन किधर आएगा, आपका अंदर ही आएगा। टाउ का डायरेक्शन अंदर है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन भी क्या आएगा, अंदर, ऐसे, क्लियर है ये चीज, ऐसे आ रहा होगा, ठीक है। मतलब टाउ और एक्सेस ऑफ रोटेशन दोनों पैरेलल पास करेगा, ये आया बात समझ में। टाउ और एक्सेस ऑफ रोटेशन एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्लियर है ये चीज। तो याद ऐसे रखना है कि नेट फोर्स 0 हो तो बॉडी पे टॉर्क 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को फाइंड करा जाए, अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे 0 है तो वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट आएगा। और अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाहेगा, लेकिन उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा और पैरेलल होगा टॉर्क के डायरेक्शन के, क्लियर है ये चीज़। आप लोगों को रटना है, ये चीज़ है, आया समझ में, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हम बोले उस चीज़ को आप लोग ढंग से लिख ले, ठीक है, हिंदी में लिख ले उस चीज़ को ढंग से कि आप लोगों को बाद में दिक्कत ना हो। चलिए समझिए इस चीज़ को, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा रिकॉल करवा रहे हैं कि अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो कहाँ से रोटेट करेगा, सेंटर ऑफ मास है, और उसका एक्सेस कहाँ से पास करेगा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन किसी भी दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को निकाला जाए तो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट आएगा, क्लियर है ये चीज़, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और अगर कोई बॉडी फ्री टू रोटेट है तो वो अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट करना चाहेगा जहाँ पे उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन पैरेलल होगा टू द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, क्लियर है ये चीज़। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो भाई इतना समझ में आ रहा है कि इस बॉडी पे नेट फोर्स 0 वही वाला कंडीशन आ गया, और इलस्ट्रेशन बताते हैं हम इसीलिए, ठीक है। अगर ये बॉडी पे नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ये बॉडी पे नेट फोर्स 0 आया, 0 आया नेट फोर्स, मतलब टॉर्क 0 हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट इस पे टॉर्क फाइंड किया जाए तो वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बढ़िया बात है, अच्छा बात है, हम लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई समझ में आ गया, ठीक है। टॉर्क यहाँ पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, इतना हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलो टॉर्क हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो टाउ आएगा वो किस पॉइंट के अबाउट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्या किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हैं, हाँ टाउ हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट फाइंड कर सकते हैं। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क का वैल्यू कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आया बात समझ में। तो कहाँ से निकाले, कहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, यहाँ से निकालेंगे तो 2 फोर्स का लोचा आएगा, तो वो करने की जरूरत है नहीं। हम लोग काम करते हैं एक फोर्स जहाँ पे 0 हो रहा है उसी के अबाउट निकाल देते हैं आराम से, ठीक है। टॉर्क हम लोग किसी भी अबाउट के लिए अबाउट निकाल लेते हैं, लेकिन रोटेट कहाँ करेगा, ये सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा, क्लियर है चीज। अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे ना, अगर हम लोग इस चीज़ को ढंग से सोचे तो हम लोग को ये फील आएगा। फील क्या आएगा यहाँ पे कि इसका अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले तो इस फोर्स के कारण टॉर्क 0, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा। भाई अच्छा बात है, बढ़िया बात है, हम लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे फोर्स कैसे लगा, ऐसे लगा है, क्लियर है चीज़। यहाँ फोर्स कैसे लगा, ऐसे लगा है, और टॉर्क जो रहा होगा वो कैसे निकालते हैं, आर क्रॉस एफ निकालते हैं हम लोग, ठीक है, आर क्रॉस एफ निकालते हैं। तो आर ऐसे एफ इधर अंदर गया टॉर्क, आर ऐसे एफ इधर अंदर गया टॉर्क, आर ऐसे एफ ऐसे अंदर गया टॉर्क, आर क्रॉस एफ अंदर गया टॉर्क, ठीक है। और हम लोग लिखेंगे क्या, जहाँ पे आर क्रॉस एफ में आर कैसा होता है, परपेंडिकुलर आर होता है, ठीक है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर लिखते हैं। जो सहूलियत हो तोड़ने के लिए वो हम लोग तोड़ सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए गौर कीजिए, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर क्या आएगा भाई, ये एफ है तो एफ के परपेंडिकुलर आर ये आएगा, तो ये एल है, और ये थीटा है तो ये भी क्या हो रहा होगा हमारा, थीटा ही हो रहा होगा। और ये एल है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, एल साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर है चीज। एल क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर है, एल साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे इस चीज को तो टॉर्क का जो वैल्यू आएगा, टॉर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, टाउ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा आर, आर कितना, एल
साइन थीटा इंटू एफ। अब फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, फोर्स लग रहा होगा इस पे Q इंटू ई, Q इंटू ई। अगर हम इस चीज़ ढंग, और डायरेक्शन क्या आएगा, अंदर आएगा, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से इस चीज़ को सोचे, ढंग से इस चीज़ को सोचे, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, Q इंटू एल इंटू ई साइन थीटा, डायरेक्शन अंदर की ओर। क्लियर है चीज, डायरेक्शन कहाँ आ रहा है हमारा, अंदर की ओर आ रहा है, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को और ढंग से हम लोग सोचा जाए, ठीक है, और इस चीज़ को ढंग से सोचा जाए तो हम लोग को पता है Q इंटू एल क्या होता है भाई, पता है कि आपका प्रोडक्ट है आइदर द चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, मतलब ये तो भाई मोमेंटम होता है P, ठीक है। ये क्या होता है, मोमेंटम। तो टाउ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इंटू ई इंटू साइन थीटा और अंदर, ठीक है। अब भाई हम लोग को यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि अब P आ गया, E आ गया, साइन थीटा आ गया, और ये क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, ठीक है। तो P E साइन थीटा आ गया, तो हम लोग इस चीज़ को कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ तक कोई दो राय नहीं है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा आ गया ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग को दिखा ये डायरेक्शन भी है और साइन थीटा भी, मतलब कन्फर्म में क्रॉस प्रोडक्ट में जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखना सही रहेगा, यहाँ पे P क्रॉस E लिखना सही रहेगा या E क्रॉस P लिखना सही रहेगा। क्वेश्चन अराइज ये होता है, E क्रॉस P क्रॉस E लिखना सही रहेगा, E क्रॉस P लिखना सही रहेगा। अगर हम लोग ढंग से सोचे तो E क्रॉस P पहले निकालते हैं। अगर P का बात करें तो P किधर होता है भाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हम लोग को पता है P का डायरेक्शन इधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और इस चीज़ को ढंग से सोचे तो अगर E क्रॉस P कर रहे तो E इधर की ओर है और P किधर है, ऐसे है, देखिए E इधर की ओर है और P इधर की ओर है, ठीक है। हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे, P इधर की ओर है और E इधर की ओर है, ठीक है। अगर P E क्रॉस P करे तो E क्रॉस P कहाँ है, बाहर, जबकि टाउ क्या है, अंदर है। तो टाउ का डायरेक्शन और E क्रॉस P या P क्रॉस E का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर E क्रॉस P कर रहे हैं तो E क्रॉस P कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्या आ रहा है, बाहर। लेकिन वहीं पे अगर हमारा P इधर है ना और E इधर है, ठीक है, अगर P क्रॉस E करे, P क्रॉस E करे तो P क्रॉस E किधर है, मतलब एंगल जो होगा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये थीटा, और यहाँ एंगल ऐसे जा रहा था। क्लियर है ये चीज़। तो P क्रॉस E करे, P क्रॉस E करे, P क्रॉस E अंदर आया, P क्रॉस E अंदर आया, P क्रॉस E अंदर, P क्रॉस E अंदर, ठीक है। तो P क्रॉस E करे तो ये कहाँ आ रहा है भाई, ये अंदर आ रहा है, मतलब P क्रॉस E लिखना हम लोगों को यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को टाउ को लिखा जा सकता है आपका P क्रॉस E का प्रोडक्ट। क्लियर है चीज़। और यही क्या होता है, टाउ होता है, जहाँ थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल नहीं, डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, यहाँ तक हम लोग, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो याद ये रखना। अब ये रोटेट कहाँ से कर रहा होगा भाई, ये फ्री टू रोटेट है, था अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा होगा, ऑब्वियस सा बात है, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास से रोटेट करेगा। और इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन किधर रहेगा, अंदर की ओर, क्योंकि टाउ कितना आ रहा है, टॉर्क किधर आ रहा है, अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसका याद रख लीजिए, जो AOR होगा, AOR होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन, वो किधर आएगा, अंदर की ओर आएगा। इस केस में क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक, जहाँ थीटा क्या है, एंगल फ्रॉम P टू E, ठीक है, एंगल P से E की ओर है। क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी पे JEE के द्वारा एक क्वेश्चन करा गया था, ठीक है। हम उस JEE के क्वेश्चन को बताते हैं, आप लोग तब तक इस चीज़ को नोट करें, तो JEE के क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज़। चलिए इस वाले को हम हटाते हैं, ठीक है। हम लोग को याद क्या रखना है कि अगर किसी डाइपोल को हम लोग कहाँ पर रख दे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे, तो उस पर नेट फोर्स हमेशा और हमेशा जीरो आएगा, लेकिन टॉर्क जीरो आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो आ रहा है तो हम लोगों को पता है दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क को फाइंड करा जाए तो वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो टॉर्क को फाइंड करने पर हम लोग को दिखा क्या, यहाँ जो टाउ का वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, P क्रॉस E आ रहा था। अब आता था एक्सेस ऑफ रोटेशन, उसका कहाँ से रहा होगा, जो एक्सेस ऑफ रोटेशन आपका रहा होगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा उसका सेंटर ऑफ मास है, और पैरेलल किसके होगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क के। क्लियर है यहाँ तक, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करें, तो हम लोग JEE के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इस पे चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। कितना चार्ज रखा हुआ है हमारा, -Q चार्ज रखा हुआ है, मास m है, यहाँ Q चार्ज है, मास m है, कितने के एंगल पे इंक्लाइन है, ये 37 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन है। ये लेंथ कितना दिया हुआ है आपका, L लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड करना है ना, फाइंड अल्फा। अल्फा है क्या, एंगुलर
एक्सेलरेशन अल्फा। क्लियर है ये चीज़? जैसे ही यहाँ पे रखे, अब यहाँ पे सवाल में ये बोला गया ना, इस वाले चीज़ को रख के यहाँ पे छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे रख के क्या कर दिया, इस चीज़ को रिलीज करते रहे, ठीक है। ये चीज़ रिलीज कर दिया गया, रिलीज, ठीक है, छोड़ दिया गया। तो जरा सोचिए, जैसे ही छोड़ेंगे तो इस पर टॉर्क वर्क एक्ट करेगा, टॉर्क एक्ट करेगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई, हम लोग को टॉर्क पता नहीं, टॉर्क निकाला जा सकता है। टॉर्क कैसे निकाला जा सकता है, PE sin थीटा करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग ढंग से सोचे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की ओर E दिया हुआ, ठीक है। तो जो टॉर्क आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा हमारा, PE sin 37 डिग्री आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज़? PE कितना आ रहा होगा, sin 37 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। P sin 37 डिग्री आ रहा होगा, ठीक है। P का वैल्यू क्या होता है हम लोगों को पता है। यहाँ पे P का जो वैल्यू हो रहा होगा वो Q इंटू क्या हो रहा होगा, L इंटू E इंटू साइन 37 डिग्री, ठीक है। साइन 37 डिग्री, साइन 37 का डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। ये टॉर्क आ रहा है। और हम लोग को पता है ना, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, आई अल्फा, जहाँ आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। क्लियर है ये चीज़? जहाँ आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो अब गौर कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्सिया हम लोग निकालना सीखे थे क्लास 11th में। कैसे निकालते थे भाई, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से r के दूरी पे रखा हुआ है m मास का, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आता था वो आता था mr²। क्लियर है ये चीज़? ऐसा ही कुछ आता था। तो गौर कीजिए, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, यहाँ से पास कर रहा होगा, इनवर्ड होगा टॉर्क के डायरेक्शन में, ये फ्री टू रोटेट है, तो ठीक है। तो ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, L/2, ये वाला चीज़ कितना हो जाएगा, L/2। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना आ जाएगा आपका, ml² होता है ना, तो ml² करेंगे तो L²/4, क्योंकि L/2 है। उसी तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कितना होगा, ml²/4। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्सिया का बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ml²/4 प्लस ml²/4। क्लियर है ये चीज़? तो ये टोटल आ जाएगा आपका ml²/2। आया ये चीज़ समझ में? तो यहाँ पे आई का वैल्यू हम लोग फर्दर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई का वैल्यू पुट करके अगर ये सॉल्व किए तो यहाँ से टॉर्क हम लोगों को दिखेगा Q LE इंटू 3/5 इज इक्वल्स टू ml²/2 इंटू अल्फा। क्लियर है? कुछ कट छट रहा है क्या, कट छट रहा है यहाँ पे। ये L से L कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, L से L कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से जो अल्फा है ना, ये 2 है, अल्फा है ना, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये 6 हो जाना है, 6QE/5, 6QE/5 डिवाइडेड बाई ml। क्लियर है ये चीज़? 6QE/5 ml, ये अल्फा आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे एक सवाल ये दिया हुआ था ना, एक डाइपोल है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, 37 डिग्री पे इंक्लाइन है, पकड़े हुए 37 डिग्री पे रिलीज कर दिया गया। तो हम लोग को पता है ये टॉर्क आएगा, यहाँ पे टॉर्क आएगा तो ये रोटेट करेगा, रोटेट करेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और वही एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड करना था। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम लोग को पता है टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा होता है। तो सबसे पहले टॉर्क कैलकुलेट कर लिए। टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, P क्रॉस E से कैलकुलेट करते हैं। उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका P sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को P का वैल्यू पता है कितना होता है आपका, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे P का वैल्यू Q इंटू L पुट कर सकते हैं। E sin 37 का वैल्यू 3/5, फर्दर इसको सॉल्व करने पे आ गया आपका अल्फा का वैल्यू 6/5 QE/ml। क्लियर है ये चीज़? ये हमारा क्या मिल गया, अल्फा मिल गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग को अल्फा पता चल गया, अल्फा ही तो निकालना था और क्या करना है, अल्फा निकल गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आई निकालना हम लोग सीखे हुए थे क्लास 11th में। आई कैसे निकालते हैं, आई इज इक्वल्स टू mr² होता है फॉर अ चार्ज पार्टिकल वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन a और फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है ये चीज़? ऐसा कुछ हम लोगों का निकल गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। फर्दर अगला कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अब आप लोगों को अगर कुछ याद होगा तो अगर कोई पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उसका नेट फोर्स का इक्वेशन कैसा आता था, नेट फोर्स का इक्वेशन जो आता था वो ऐसा कुछ आता था। एसएचएम कर रहा था F इज इक्वल्स टू -x, ठीक है। जबकि अगर वो रोटेशनल एसएचएम कर रहा है तो टाउ इज इक्वल्स टू की थीटा, ऐसा कुछ आता था, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। तो इस वाले का जो टाइम पीरियड आता था ये आता था 2π/m/k। तो इसका जो टाइम पीरियड आता था वो आता था 2π√I/k।
क्लियर है ये चीज़, ऐसे ही कुछ आता था ना, आई बाई के आता था, आप लोगों को अगर याद होगा ये चीज़। तो अगर हम बोले कोई पार्टिकल लीनियर सिस्टम कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता था, एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, जिसका टाइम पीरियड आता था 2/√m/k। अगर कोई पार्टिकल आपका रोटेशनल सिस्टम कर रहा है तो उसका ये जो टाइम पीरियड आता था तो आता था t इज इक्वल्स टू 2/√i/k, जहाँ आई क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। क्लियर है चीज़, आई होता था उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ध्यान दे अगर आप लोग यहाँ ध्यान से, तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसको पहले हम हटाते हैं, बस इस फॉर्मूला को याद रखिएगा कि अगर हम बोले ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, -q + q, ठीक है, -q + q ऐसे, ठीक है। चार्ज पार्टिकल कैसे रखा हुआ है, ऐसे कुछ रखा हुआ है, -q + q, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा केस हम ले रहे हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल कैसे रखा हुआ है, +q और यहाँ -q। क्लियर है ये चीज़, सेपरेटेड वही L दूरी से, ठीक है। हम पूछे पहले बताइए तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं, अगर ढंग से हम लोग सोचे तो, ठीक है, अगर ढंग से सोचे तो ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। अगर गौर कीजिए यहाँ पे, तो इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इस और लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इस वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस और लग रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। चलो बढ़िया बात है। इस वाले पार्टिकल पे इधर लग रहा होगा, इधर। क्लियर है ये चीज़। उसी तरीके से इस वाले पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, इस वाले पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स में फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ये दिख रहा होगा तो दोनों केस में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है हमेशा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ध्यान दीजिए, अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सा बात है दोनों का दोनों जो केस है, केस 1 और केस 2, दोनों ही कहाँ रहा होगा, आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पे, 0 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आने के कारण, ठीक है। तो अगर दोनों केस आपका इक्विलिब्रियम में, तो हम ये पूछे बताइए कौन सा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, या दोनों स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या दोनों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अब स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का तरीका क्या होता था, तो अगर आप लोग ढंग से इस चीज़ को सोचे तो हम बताए हुए थे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को फाइंड करने का तरीका होता था पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस करा जाए और फिर से देख लिया जाए कि वो मेन पोजीशन की ओर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो मेन पोजीशन की ओर आ रहा होगा तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और मेन पोजीशन की ओर नहीं आ रहा होगा, मेन पोजीशन से अवे भाग रहा होगा, तो वो कैसा होगा, आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से इस चीज़ को आप लोग गौर करें तो हल्का से डिस्प्लेस करवाते हैं, इस वाली चीज़ को ऐसे हल्का सा डिस्प्लेस करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ +q दिखेगा, यहाँ -q दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ, ये हल्का से डिस्प्लेस करवा दिए d थीटा एंगल, ठीक है। तो इसके कारण जो टॉर्क आएगा, ठीक है, टॉर्क आएगा, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर F_QE, इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर, ठीक है, QE। क्लियर है ये चीज़। तो जो टॉर्क आएगा अंदर आ रहा है, इस तरीके से रोटेट करवा रहा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या था, मीन पोजीशन था, ये वाला पॉइंट क्या था, ये तो हमारा मीन पोजीशन था। तो देखिए एक्चुअली जो टॉर्क आ रहा है वो टॉर्क किधर आ रहा है, ऐसे आ रहा है टॉर्क, ऐसे आ रहा है, R क्रॉस F किधर आ रहा है, नीचे, मतलब इसका जो रोटेशन होगा, ठीक है, ऐसे रहा होगा रोटेशन, मतलब ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा और पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर आ रहा होगा, ठीक है, ऐसे गिर रहा है ना, मीन पोजीशन की ओर आ रहा है ना। सिमिलरली इस केस को हल्का सा अगर रोटेट करवा के देखे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। कितना रोटेट करवा दिए हम लोग, d थीटा एंगल रोटेट करवा दिए। तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, QE लगा, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, Q लग रहा होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका R क्रॉस F देखें तो R इधर की ओर, F इधर की ओर, R इधर की ओर, F इधर की ओर, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, इस वाले चीज़ को ऐसे रोटेट करवा रहा है, ऐसे R क्रॉस F ऐसे रोटेट करवा रहा है, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है। ये देखिए मीन पोजीशन की ओर जा रहा है क्या, नहीं, ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है, जबकि इसका मीन पोजीशन ये है। क्लियर है ये चीज़, अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन जा रहा है। तो कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, ये आप लोगों को दिख गया होगा। ये वाला जो चीज़ होगा ये कहाँ रहा होगा, आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा, जबकि ये कहाँ रहा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में।
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहा होगा। अगर ढंग से हम इस चीज़ को और सोचें तो इस वाले केस में जो डाइपोल रहा होगा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये रहा होगा P। उसी तरीके से इस वाले केस में जो डाइपोल होगा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा P। क्लियर है ये चीज़। और इस चीज़ को ढंग से सोचें तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तो डाइपोल ऐसे रहा होगा P और यहाँ पे डाइपोल ऐसे रहा होगा P। ठीक है, इस केस और इस केस को गौर कीजिए। ठीक है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल किधर है, डाइपोल भी इधर ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो जब एंगल 0 डिग्री आए तो कैसा केस आएगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की ओर है। ढंग से अगर सोचिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और डाइपोल किधर आ रहा है, देखिए ये डाइपोल था ना हमारा, ये डाइपोल था ना, डाइपोल किधर आ रहा है, इधर की ओर आ रहा है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री दिखा, यहाँ पे एंगल कितना दिख रहा है भाई, 0 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो जब एंगल 0 डिग्री हो तो कैसा केस आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब एंगल आपका 180 डिग्री हो वो कैसा केस आएगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर से वही 2-3 नोट लिखे फटफट। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट लिखना स्टार्ट करें। नोट नोट लिखे, व्हेन एंगल बिटवीन दैट इज थीटा। ठीक है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा, व्हेन एंगल, यही लिखते रहे, दैट इज थीटा बिटवीन P क्रॉस E होता था, P and E is 0 डिग्री implies that, क्या implies करेगा ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम को। ठीक है, फिर दूसरा केस, पहला दूसरा केस, when एंगल that is थीटा between P and E is 180 degree implies unstable अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है चीज़। जब थीटा एंगल आपका कितना दिया हुआ है, जब थीटा एंगल आपका दिया हुआ है यहाँ पे 0 डिग्री, तो क्या वो बता रहा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। जब थीटा एंगल यहाँ पे दिया हुआ 180 डिग्री तो वो किसको बता रहा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को बता रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा। जब स्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो यहाँ पे ये आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। जबकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो वहाँ पर डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हम लोग को पता कैसे चलेगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को अगर चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग पार्टिकल को डी थीटा एंगल से डिस्प्लेस करवाएंगे और ये देख लेंगे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है या अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन लग रहा है। ठीक है, अगर टुवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन लग रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, हम ये थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, तो आप लोगों को ये रिकॉल हो गया होगा अगर हम अभी बोल रहे हैं जो। तो ठीक है, अदरवाइज अगर दिक्कत हो रहा है सुनने में तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन ले। ठीक है, चलिए गौर कीजिए, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, तो जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो सोचिए क्या आ रहा होगा, हम लोग जहाँ जहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वहाँ पे हर जगह हम लोग SHM भी पढ़े। ठीक है, तो जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मिश्रण कन्फर्म है कि SHM से हुआ ही होगा, 110% कन्फर्म है कि उसका SHM से मिश्रण हुआ होगा। ठीक है, तो बेसिकली पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो बताइए उसका टाइम पीरियड क्या आ रहा होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या आ रहा होगा। ठीक है, समझिएगा सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल कुछ ऐसा दिया हुआ है ना कि बहुत सिंपल सा सवाल है, जी के द्वारा पूछा हुआ है। ठीक है, पार्टिकल ऐसे रखा हुआ है, माइनस क्यू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है ये चीज़, ऐसा दिया हुआ है। ठीक, कितने से सेपरेटेड है, दोनों सेपरेटेड है आपका एल के दूरी से, एल की दूरी से सेपरेटेड है, एल की दूरी से सेपरेटेड है। सवाल ये पूछ रहा है ना, क्वेश्चन ये कर रहा है, इफ
dipole is displaced, slightly displaced, slightly rotate and released, then find out the time period of जैसे पार्टिकल को हल्का सा क्या करा गया, रोटेट करा गया और फिर जाकर रिलीज कर दिया गया। तो बताना है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, पार्टिकल को हल्का सा ऐसे किए रिलीज कर दे रहे, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं स्टेबल में या अनस्टेबल में, आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा ये चीज़। अगर हम लोग ढंग से देखें तो डाइपोल जो रहा होगा, डाइपोल का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल डाइपोल ऐसे है P और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है E, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री दिखा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, थीटा का वैल्यू आ गया 0 डिग्री, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पे SHM का केस आ सकता है, ठीक है। अब पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करवा दिए, हल्का सा डिस्प्लेस करवा दे रहे यहाँ से थीटा, क्लियर है, हल्का सा डिस्प्लेस करवा दिए थीटा, हल्का सा डिस्प्लेस करवा दिए थीटा, हल्का सा डिस्प्लेस करवा दिए थीटा। तो बताना ये है डिस्प्लेस करवा के क्या कर रहे हैं ना, रिलीज कर दे रहे हैं। यहाँ माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे क्यू चार्ज था, रिलीज छोड़ दिया गया। तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू ई, ठीक है। जैसे ही फोर्स लगा इधर तो अब ये फ्री टू रोटेट है, तो ये रोटेट करेगा कहाँ से, अपने सेंटर ऑफ मास से रोटेट कर रहा होगा, और इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो क्या रहा होगा, आपका सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा और पैरेलल होगा किसके, टॉर्क के, ठीक है। तो हम लोग को बताना मेनली ये है ना, मेनली ये है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है। यही सवाल दिया हुआ है तो आराम से बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। टाउ निकालते हैं ना, सबसे पहले टाउ निकालते हैं। टाउ क्या होता है, पी क्रॉस ई होता है, हम लोग को पता है पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी ई साइन थीटा। क्या इक्वेशन ये सही है, जरा सोचिए 1 मिनट, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पी ई साइन थीटा इक्वेशन सही है क्या भाई? अगर आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, अगर आप लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये समझ में आया होगा कि थीटा ऐसे है, थीटा ऐसे है, थीटा ऐसे ऐसे, थीटा ऐसे है, ठीक है, और टॉर्क अंदर आ रहा है, टॉर्क अंदर आ रहा है, टॉर्क आर क्रॉस एफ अंदर आ रहा है। तो थीटा और टॉर्क के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ ऑटोमेटिक माइनस लगेगा, ठीक है। फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल एंगल है तो थीटा का स्मॉल एंगल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ बोला है स्लाइटली डिस्प्लेस, मतलब थीटा बहुत कम होगा। फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा जस्ट इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा। आगे बात समझ में, जैसे कि हम लोग ये सब पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से, तो क्या लिखा जा सकता है, टाउ इज इक्वल्स टू माइनस पी ई थीटा। इसको कंपेयर करा जा सकता है टाउ इज इक्वल्स टू माइनस के थीटा से, जहाँ से के का वैल्यू क्या आएगा आपका, पी आ जाएगा, क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग को इसका टाइम पीरियड लिखना है, तो हम लोग को पता है टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई ओवर रूट आई बाई के, क्लियर है चीज़, आई बाई के होता है। अगर आई का बात करें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 2, ये तो एल बाई 2 है ना, एल बाई 2 है ना, तो एम एल हाँ एम एल स्क्वायर बाई 2, और इसका भी एम एल स्क्वायर बाई 2, मास एम है, मास एम है, ठीक है, यही कुछ रहा होगा, एम एल स्क्वायर बाई 2, एम एल स्क्वायर बाई 2, एम एल स्क्वायर बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 2, ये कुछ आएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर होगा ना तो ये 4 हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 4, एम एल स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो फाइनली आई आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर बाई 2, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वाले केस पे भी निकाले थे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या दिखेगा, 2 पाई ओवर रूट आई बाई के, आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई के कितना दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है, ठीक है। पी का वैल्यू हम लोग को पता है, ठीक है, पी का वैल्यू पता है, पी का वैल्यू क्या होगा, क्यू इंटू ये लेंथ, लेंथ कितना है आपका एल, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या दिखेगा, 2 पाई ओवर रूट एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q इंटू एल इंटू ई, क्लियर है चीज़, ये कैंसिल आउट होगा, तो ये देखेगा फाइनली 2 पाई ओवर रूट एम एल बाई 2 क्यू ई, ठीक है, एम एल बाई 2 क्यू ई, एम एल बाई 2 क्यू ई, ठीक है। ये हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर रूट एम एल बाई 2 क्यू ई।
बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। पार्टिकल को रोटेट करवाया है स्लाइटली, तो पूछा था इसका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो हम लोग को ये पता चला कि जो आपका डाइपोल है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है तो कन्फर्म है ये क्या रहा होगा, एंगल 0 डिग्री रहा होगा, और एंगल 0 डिग्री के कारण ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में गया होगा। तो अगर हल्का से इसको रोटेट करवाएंगे तो इसका जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगेगा। मीन पोजीशन लगेगा तो ये एचएचएम करेगा, अगर एचएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टॉर्क फाइंड कर लेंगे और किससे इक्वेट कर देंगे, टाउ इज इक्वल टू माइनस के थीटा से इक्वेट कर देंगे। टाउ को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी साइन थीटा होता है। हम लोग को देखने को ये मिला थीटा जो ये ऐसे जा रहा था जबकि टाउ आर क्रॉस एफ अंदर जा रहा था, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री दिखा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा अपोजिट डायरेक्शन टू टाउ है, ठीक है। और फॉर ए स्मॉल एंगल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो साइन थीटा टेंड कर रहा होगा थीटा को, तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पे आपका पी थीटा, ठीक है। तो पी थीटा से पता चल गया, इक्वेट किए कि माइनस के थीटा से, तो के का वैल्यू पी निकला। फर्दर हम लोग इक्वेशन में पुट कर दिए टाइम पीरियड का, जो कि होता है टी इज इक्वल टू पाई रूट ओवर आई बाई के। आई का वैल्यू वहाँ पे हम लोग फाइंड कर लिए, प्रीवियस केस में भी हम लोग फाइंड किए थे, जो कि कितना आया था ml²/2 आया था। पुट करने पे ml²/2 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर दिए, यहाँ पे पी पुट कर दिए, ठीक है। तो पी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना होता है, चार्ज इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, एल है। तो क्या ना पुट कर दिए हम लोग फाइनली वहाँ पे पी का वैल्यू पुट कर दिए, जो कि कितना होता है क्यू इंटू एल होता है। काटने छाटने पे हम लोग को दिखा जो टाइम पीरियड है वो फाइनली कितना आ रहा था 2 पाई ओवर रूट ml/2 ठीक है। आप लोगों को ये पूरा याद होना चाहिए, और याद क्या करना है, इसमें क्वेश्चन है, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या क्या चीज़ हो सकता है इसमें, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट बताए हुए, जो कंक्लूजन बताए हुए, वो सब आप लोगों को याद होना चाहिए इस वाले पूरे कंसेप्ट में, ठीक है। तो हम लोग आगे मिलेंगे, और आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉरी आगे हम लोग किससे मिलेंगे, आगे हम लोग मिलेंगे पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और वी मूव अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू एंगल थीटा 2, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। जो कि हम लोग क्या है बोलते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को ढंग से नोट करें, तो हम आगे देखेंगे, हम लोग आगे देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है।